डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी इन हार्मोनल एक्शन के बारे में बताएंगे। कई प्रोटीन्स हार्मोन टारगेटेड सेल्स में डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको प्रवेश करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की सरफेस पर प्रेजेंट रिसेप्टर जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ता है। जीपीसीआर के बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स में बताते हैं कि यह किस प्रकार अपना फंक्शन करती है। यह रिसेप्टर एक लार्जेस्ट फैमिली का सेल सरफेस रिसेप्टर है। यह ओनली यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। इसको जीपीसीआर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह सेल के साइटोसोल साइड में जी प्रोटीन से लिंक्ड रहता है तथा अपने सिग्नल्स को जी प्रोटीन सेल्स की ओर भेजता है। यह रिसेप्टर सेल में काफ़ी रोल प्ले करता है, जैसे कि विजन में, टेस्ट में, स्मेल में, और यह बिहेवियर चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यह रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर 7 टाइम फोल्ड होता है। इसे 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं। इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। इसको हम 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह रिसेप्टर एंड में साइटोसोल साइड में इनएक्टिव जी प्रोटीन से जुड़ा रहता है। यह जी प्रोटीन 3 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। यह जी प्रोटीन एक ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है और जी प्रोटीन की तीनों जो सब यूनिट्स है वो अल्फा, बीटा, गामा होती है। और जब ये तीनों सब यूनिट्स इनएक्टिव कंडीशन में होती है तो जीडीपी से अटैच रहती है। इसी प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पर एक एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम भी इनएक्टिव कंडीशन में पाया जाता है। जब रिसेप्टर से कोई प्रोटीन लिगेंड आकर जुड़ता है तो लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये रिसेप्टर सिग्नल को आगे सेल्स की डाउन स्ट्रीम में भेज देता है और रिसेप्टर के एंड में बाइंड जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि जीडीपी को जीटीपी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और जी प्रोटीन की तीनों सब यूनिट एक्टिव हो जाती है और अलग अलग होकर अपनी सेल्स में फंक्शन स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर हम जी अल्फा प्रोटीन के एक्टिव होने पर इसके कार्य को डिटेल्स में बताते हैं कि यह एक पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है और यह जी अल्फा प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि एडिनाइल साइक्लेज सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट एटीपी को साइक्लिक एएमपी में बदल देता है और यह साइक्लिक एएमपी आगे सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर प्रथम मैसेंजर के रूप में स्यूम हार्मोन कार्य करता है। जो सेकेंड मैसेंजर सीएमपी सेल में पीके प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि काइनेज प्रोटीन दूसरे प्रोटीनों को फास्फोराइलेशन का कार्य करती है। यह पीकेए प्रोटीन काइनेज ए इनएक्टिव फॉर्म में सेल में प्रेजेंट होता है और यह पीके 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनमें 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती है तथा 2 कैटालाइटिक सब यूनिट्स होती है, जो आपस में रेगुलेटरी सब यूनिट्स के द्वारा जुड़ी रहती है, जो बाद में ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है और कैटालाइटिक सब यूनिट्स अलग होकर अपना अलग फंक्शन स्टार्ट कर देती है। आगे सेल में जो काइनेज प्रोटीन होती है वो सेल के न्यूक्लियस में प्रवेश करके CREF एक जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है उसको फास्फोराइज कर देता है और यह CREF को एक्टिवेट भी कर देता है, जिससे कि CREF न्यूक्लियस के DNA जहाँ पर प्रोमोटर बाइंड होता है वहाँ पर CREF
भी अटैच हो जाता है और आगे एक मैसेंजर आरएनए एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और यह एमआरएनए साइटोसोल में जाकर न्यू प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। इस प्रकार एक हार्मोन से भेजा गया प्रथम संदेश, प्रथम सिग्नल जो कि सीएमपी सेकेंडरी मैसेंजर के माध्यम से आगे सेल्स में न्यू प्रोटीन के सिंथेसिस का कार्य करता है। सीएमपी की जानकारी सर्वप्रथम सदरलैंड के द्वारा दी गई थी। इसका पूरा नाम एडिनोसिन 3,5 मोनोफॉस्फेट होता है। सीएमपी क्रिया करने के बाद एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है और यह क्रिया फास्फोडाइस्ट्रेज की प्रेजेंट में होती है। साइक्लिक एएमपी थायराइड सेल्स में थायरोक्सिन के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है और यह एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेल्स में एड्रिनल कॉर्टिकोस्टेरोन के सीक्रेशन को भी इंड्यूस करता है। एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन आदि सभी हार्मोन अपने टारगेटेड टिश्यू जैसे कि लीवर, मसल्स, पैनक्रियाज, ओवरी, एड्रिनल मेडुला आदि को उत्तेजित करने के लिए साइक्लिक एएमपी का सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम लिया जाता है।